वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास रजावत, दिल्ली हाई कोर्ट, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नए अध्याय की, जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, नाउ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030। तो 25 दिसंबर 2023 को हमारे माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो बिल था उसको असेंट दे दिया फाइनली, जो अब कानून बन चुका है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है, पर यह सिर्फ अभी कानून बना है, लागू नहीं हुआ है। लागू कराने का काम मैंने आपको मेरी एक वीडियो डली हुई है, जो जिसमें कंप्लीट मैंने एक जर्नी फ्रॉम बिल टू एक्ट मैंने उसमें बताई हुई है कि एक बिल कब एक्ट बन जाता है, कैसे फोर्स में आता है। उस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा सारा बताया हुआ है कि एक बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे क्या होता है। तो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून बन चुकी है, प्रेसिडेंट महोदय ने असेंट दे दी है इसको। किस दिन से लागू होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। एक नोटिफिकेशन के जरिए जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से ये लागू हो जाएगी। तो मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो हम आज शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शंस 1 to 5। तो सबसे पहले किसी भी कानून को, स्टैट्यूट को पढ़ने से पहले हमें हमेशा उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन ही दूंगा। तो बात करते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की। ये इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी? तो इसकी इनेक्टमेंट डेट है 25 जनवरी 1974। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। बात अगर आज की करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इनेक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023 आएगी। तो इनेक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन प्रेसिडेंट महोदय उस बिल पर अपनी सहमति दे देते हैं, असेंट दे देते हैं, साइन कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्फोर्स की। तो मैंने इनेक्टमेंट एनफोर्समेंट का अंतर मेरे एविडेंस एक्ट का पहला वीडियो जो आया था, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इनेक्टमेंट क्या होता है। जिस दिन प्रेसिडेंट महोदय एक बिल को असेंट दे देते हैं अपनी, वो कानून बन जाता है उसी दिन। जिस दिन वो कानून बनता है वही डेट इनेक्टमेंट डेट होती है। तो 25 दिसंबर को हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने इसको असेंट दे दी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, तो जो कानून बन गई है। इन्फोर्समेंट डेट की बात कर लें तो इन्फोर्समेंट डेट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 1 डे ऑफ अप्रैल 1974 है। अब इसकी बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा की, तो इट शैल कम इन द फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। तो मैंने आपको बता दिया जिस दिन वो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल देगी ऑफिशियल गजेट में, उस दिन से ये फोर्स में आ जाएगा। सच डेट अगर वो कोई डेट बताते हैं उस दिन से फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फोर्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब से इन्फोर्स में आया? तो 1 डे ऑफ अप्रैल। आपको याद रखनी है इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्स, फ्री का क्वेश्चन है, ठीक है। संसद का काम है कानून बनाना है, प्रेसिडेंट महोदय ने साइन कर दिए, अब ये कानून बन गया। इन्फोर्स कराना काम है हमारी एग्जीक्यूटिव का। तो जिस दिन से फोर्स में नोटिफिकेशन डाल के निकाल देते हैं गजेट में, उस दिन से इन्फोर्स मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन्फोर्स में कब से आया था? 1 डे और अप्रैल। पर इस पे प्रेसिडेंट महोदय ने साइन कब कर दिए थे? 25 जनवरी 1974 को, ठीक है। तो ये अंतर होता है इन्फोर्स और इनेक्टमेंट में। चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 के अंदर चैप्टर 37 थे, जो अब बढ़ के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 39 हो गए। तो ये आपको याद रखना होगा, ये प्री का क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है। सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर 484 सेक्शन थे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 हो गए हैं बढ़ के। तो यहाँ सेक्शंस ऐड हो गए हैं, चैप्टर भी ऐड हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पर्पज की। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात हो, इसका पर्पज क्या होता है? तो दो तरह के लॉ होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजर लॉ। तो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो प्रोसीजर लॉ है, सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजर लॉ क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजर लॉ क्या होता है, इन दोनों चीजों को समझते हैं। जिस कानून के अंदर
स्टैट्यूट के अंदर ये चीज लिखी है कि उसकी डेफिनेशन दी है और पेनल प्रोविजन दिया है कि चोरी क्या होती है ये बताया हुआ है, चोरी की सजा क्या होगी ये बताया हुआ है। वो तो है आपका सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ क्या होगा कि चोरी जिसने की है उसको सजा कैसे मिलेगी। चोरी की सजा ये है, ये तो सब्सटेंटिव ने बता दी, पर उसको सजा ये मिलेगी कैसे, वो किस किस प्रक्रिया से गुजरेगा। उस दौरान जो जो ऑफिसर्स होंगे, जजेस होंगे, वकील साहब होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा एक एक्यूज को सजा दिलाने तक और बरी होने तक। एंड किसी भी सेक्शंस का एंड होता है या तो वो बरी होगा या उसे सजा होगी। तो प्रोसीजर लॉ हमें एंड तक पहुंचाता है, एक प्रक्रिया बताता है। तो ये क्या करता है, हमें मशीनरी प्रोवाइड कराता है प्रोसीजर के लिए। फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन फेयर ट्रायल, इसको समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा ये प्रोसीजर लॉ बताता है। क्या उसमें एक इंस्पेक्टर की ड्यूटीज होंगी, आईओ की क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ली जाएंगी, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन में। प्रोसिक्यूशन की क्या ड्यूटीज होंगी, वो सब फेयर ट्रायल कराता है। तो फेयर ट्रायल देखो सिंपल सा, जब चीजें लिखी हो ना कि आईओ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो वहां उसको वही फॉलो करना है, अपने मन से कोई भी फॉलो नहीं करके आना है। पर जहां लिखा नहीं है, डिस्क्रिप्शन दे दी कि जैसा आईओ साहब को ठीक लगे वो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर दें, तो वहां फिर फेयर ट्रायल की उम्मीद नहीं कर सकते आप। प्रिवेंट डिले, बिल्कुल जहां पे चीजें लिखी हुई हैं, प्रोसीजर बताया गया कि आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करके यहां तक पहुंचना है, इन्वेस्टिगेशन इस प्रोसीजर को फॉलो करके की जाएगी, ट्रायल इस प्रोसीजर को फॉलो करके कंप्लीट किया जाएगा, पनिशमेंट इस प्रोसेस को फॉलो करके दी जाएगी, तो वहां डिले होने के चांसेस कम है, बहुत ही कम है। एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, बिल्कुल पर्पज की अगर बात करते हैं इसकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, प्रोसीजर लॉ की, तो पनिशमेंट दिलाता है। ये पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, उस प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स, हाँ प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को और एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स को, कि पब्लिक पीस के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए समझ लेते हैं, पब्लिक पीस के लिए आप सिक्योरिटी कैसे लोगे, प्रोसीजर दिया हुआ है, आप ले लोगे तो उसको विड्रॉ कैसे करोगे, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस कंडीशंस में आप ले सकते हो, तो ये सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। तो इस प्रोसीजर लॉ का उद्देश्य और एम क्या होता है, एक मशीनरी प्रोवाइड करानी, किसके लिए, सब्सटेंटिव लॉ के उद्देश्य को पूरा कर। फेक करेंसी, तो फेक करेंसी की डेफिनेशन दी है, उसकी पनिशमेंट दी है कि अगर कोई फेक करेंसी बनाता है तो उसकी सजा ये होगी। और फेक करेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, वो ये है कि अगर कोई हूबहू बनाता है, ऐसा करता है, ठीक है, अब उसका प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा, वो सब हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बताता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। जो चेंज किया है इसमें मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे और बताता हूं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शंस 1 to 5। पुराने और आज के कानून में जो जो चेंज है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या नया ऐड किया है और क्या हटा दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिट्टो बता रहा हूं, ठीक है। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्शन एंड कमिटमेंट, सेम जो पहले थी वही अब है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाएगा इस एक्ट, क्या बोला जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो लिखा था, अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या लिख दिया कि इसको मे बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एक्सटेंड कहां होगा, होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया का मतलब मैंने बताया था टेरिटरी ऑफ इंडिया। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में भी आपको क्वेश्चन आता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पे बताया गया है आर्टिकल 1 के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ यूनियन, टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ अदर, जो कि रिक्वायर, जिसको
हमने एक्वायर कर लिया है, हम कर लेंगे, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया को ही हम होल ऑफ इंडिया कहते हैं। होल ऑफ इंडिया आप ऐसे समझो कि सिर्फ जहां तक भारत की जमीन ही है वो टेरिटरी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंड के अलावा भी बहुत सारे टापूज हैं, बहुत सारी जगह हैं, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहां भी अप्लाई होगा। वाटर के अंदर भी इमेजिनरी लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। अदर कंट्री के अंदर हमारे जो एम्बेसीज बनी हुई हैं वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज सीआरपीसी के अंदर पहले दी थी, पर इसको ओमिटेड कर दिया गया है। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 34 ऑफ 2019 ऑन डेटेड 31 अक्टूबर 2023। तो एक तो ये डेट और किस एक्ट के जरिए ओमिटेड करा गया है इस एक्सेप्ट वर्ड को। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर तो ये चीज है ही नहीं, तो होल ऑफ इंडिया लिखा हुआ केवल, और जहां इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ था ये पहले अमेंड हो गया था हालांकि, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्री क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स पर ये अप्लाई नहीं होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कौन से चैप्टर पे अप्लाई नहीं होता? तो 3 चैप्टर थे, 8, 10 और 11। किसकी बात करते थे ये? प्रिवेंशन एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की। प्रिवेंटिव एक्शंस बाय टेकन बाय पुलिस। क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेगी पुलिस, उसकी बात करते थे। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। ये कौन से चैप्टर? 8, 10, 11। पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर यही चैप्टर अब क्या हो गए हैं? 9, 11 एंड 12। ये मैंने लिखे हुए हाईलाइट करे हुए। ये टॉपिक सेम है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी प्रिवेंटिव एक्शन से रिलेटेड है, ये पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से ही। पर चूंकि जो रिपील चीजें सेक्शन थी वो हटाई गई, इसलिए इनका सीक्वेंस चेंज हो गया है बस। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि पहले कौन से चैप्टर थे? 8, 10 और 11। अब कौन से हो गए हैं? 9, 11, 12। तो एक 9 तो कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 11 कॉमन है, सॉरी 9 कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 11 कॉमन है। बाकी 8 की जगह 9 आ गया है, ठीक है, और 11 की जगह 12 आ गया। तो ये 3 हो गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर हम बात करें तो 9, 11 एंड 12। कहां ये 3 चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे? स्टेट ऑफ नागालैंड, ट्राइबल एरिया। 3 चैप्टर कौन से अप्लाई नहीं होंगे? अगर सीआरपीसी की बात करें तो 8, 10 और 11 ये 3 चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे। किससे रिलेटेड है? ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से, पीस से। कहां अप्लाई नहीं होंगे? स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरिया। पर ऐसा नहीं है कि अप्लाई होंगे ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकते। चाहे तो जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन निकाले और इनको लागू कराते। नागालैंड की सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन करके लागू करा सकती है। अब ये ट्राइबल एरिया, तो इसके लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट होगी? क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके मन में। तो ट्राइबल एरिया का मतलब वो है जो 21 डे ऑफ जनवरी 1974, 21 जनवरी 1974 से पहले टेरिटरी ऑफ असम में इंक्लूड थे। ठीक है, तो असम का वो एरिया जो 21 डे ऑफ जनवरी 1974 से पहले जिस एरिया में इनको ट्राइबल एरिया का इनको बता दिया था असम का वो एरिया, तो वो ट्राइबल एरिया आएगा। तो क्वेश्चन यहां पे भी आता है, ये क्वेश्चन है आपका, कहां अप्लाई नहीं होंगे? चैप्टर 3 सेम 9 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर इन पे जो अप्लाई नहीं होगा स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरिया पे, वो कौन सा नहीं होगा? 9, 11 और 12। ठीक, सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, डेफिनेशंस की। सेक्शन 2 हमें डेफिनेशंस बताता है। इन दिस कोड अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो कोड की जगह इन्होंने संहिता वर्ड यूज करा है। ठीक है, इतना ही चेंज है यहां पे बस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संहिता वर्ड यूज करा है कोड की जगह, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कोड वर्ड यूज है, बाकी सेम है। तो इन्होंने इसके अंदर जो पहली डेफिनेशन दी है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स दी है, ये नहीं थी, ऐड की इन्होंने। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स कैन सेल इंक्लूड एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो कैसा भी, अच्छा बुरा,
डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस, चाहे तो उसका पर्पस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो उसका पर्पस, सर्च एंड सीजर हो उसका पर्पस, और एविडेंस बनाने का पर्पस हो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर हो, सच अदर पर्पस, इसके अलावा कोई और पर्पस हो, बाई सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई रूल्स प्रोवाइड। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स का मतलब आप समझे क्या? एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसका पर्पज क्या हो सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो आप, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, सर्च के लिए कर रहे हो, सीज के लिए कर रहे हो, एविडेंस के लिए कर रहे हो, ट्रांसमिशन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये सारी चीजें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी। एक चीज तरह ये ऐड करी और मैं करूं, बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज डेफिनेशन, बेल, ये जो नया कानून आया है, अभी जो फोर्स में नहीं आया है, सिर्फ कानून बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें बेल का मतलब भी बताया हुआ है। बेल मीन्स क्या? बेल मीन्स क्या? रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? कोई पर्सन रिलीज करा जाए और सस्पेक्टेड ऑफ, ये तो सस्पेक्टेड हो, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, है ना? सर्टेन कंडीशंस इम्पोज बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बेल, ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। ठीक है, बेल का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन रिलीज किया जाए जो सस्पेक्टेड है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस का, कस्टडी ऑफ लॉ में कैसे? एक तो ऑफिसर ऑफ इम्पोज बाय एन ऑफिसर, किसी ऑफिसर्स ने, और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। बॉन्ड और बेल बॉन्ड को भी इन्होंने नए कानून के अंदर डेफिनेशन दी है कि बॉन्ड क्या समझा जाएगा, अगर बॉन्ड वर्ड लिखा हुआ है तब क्या समझा जाएगा, और बेल बॉन्ड लिखा है तब क्या मतलब निकलेगा इसका। बेल का मतलब ये निकलेगा। नेक्स्ट, अब सी में आ जाते हैं डेफिनेशन। जो बेलेबल ऑफेंस की बात है इसको समझ लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज सो एज बेलेबल इन फर्स्ट। ठीक, मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो बेलेबल ऑफेंस के लिए हम कैसे समझेंगे कि ऑफेंस बेलेबल है? तो इसके लिए उन्होंने सीधा बता दिया और आप भी ऐसे ही समझो। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी सेक्शंस बेलेबल बताई गई है, दिखाई गई है कि ये बेलेबल है, वो बेलेबल ऑफेंस है। या किसी अदर लॉ में टाइम के साथ ये बता दिया गया कि ये बेलेबल है, एनी अदर लॉ में वो भी बेलेबल है। दो चीजें याद रखनी है, एक तो फर्स्ट रूल के अंदर अगर बेलेबल लिखा है तो बेलेबल है, या कहीं और बेलेबल लिखा है तब भी वो बेलेबल माने जाएगा। ये कि कुछ टाइम के बाद कोई ऐसा एक्ट लाया जाता है उसमें उसको बेलेबल बता देते हैं तब भी वो बेलेबल ऑफेंस। इसके अलावा जो भी है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो जो 2A के अंदर ये डेफिनेशन थी वो 2C में आ गई। अब ए के अंदर क्या आ गया? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस। बी के अंदर आ गया बेल, सी के अंदर आ गया आपकी बेलेबल ऑफेंस। अब मैंने आपको बताया था कि नई चीज जो ऐड करी है मैं वो भी बता जा रहा हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर इन्होंने 2 के सब क्लॉज डी, 2 के सब क्लॉज डी के अंदर डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, क्या बताइए? बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद सीओटी। क्या होगा? एक तो ये अंडरटेकिंग होगी, इसके लिए रिलीज विद सीओटी। विद सीओटी के अगर रिलीज किया जाएगा अंडरटेकिंग तो उसे बेल बॉन्ड समझाएगा। बेल बॉन्ड बॉन्ड अब यहां कहीं लिखा है, बेल बॉन्ड शब्द अगर आ रहा है, अब जब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फोर्स में आ जाएगी तब की बात कर रहा हूं मैं, अभी नहीं। बेल बॉन्ड का मतलब सिंपल सा समझा जाएगा कि विद सीओटी ही ये रिलीज होगा। अगर सिर्फ बॉन्ड की बात कर लें तो बॉन्ड का मतलब है विदाउट श्योरिटी, मीन्स ऑफ पर्सनल बॉन्ड की बात हो रही है। अगर बॉन्ड शब्द लिखा हुआ है, जब फोर्स में आ जाएगा और बॉन्ड शब्द यूज होता है तो इसका मतलब है कि उसको पर्सनल बॉन्ड की बात हो रही है और इसको विदाउट श्योरिटी छोड़ा जाना है, रिलीज करना है।
इसके बाद एफ के अंदर है चार्ज। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। ठीक है, इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई समझाने जैसा है। आगे बात करते हैं जी की, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये समझने वाली बात मीन्स कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होगा? कॉग्निजेबल केस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि वो कॉग्निजेबल केस होना चाहिए। एक बात तो ये बता दी। दूसरी बात, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पुलिस ऑफिसर जो होगा ना, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बगैर वारंट के आपको अरेस्ट कर लेगा। वारंट लेने की उसको जरूरत नहीं है जिस हिसाब से, अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। और पता कैसे चलेगा हमारे पुलिस ऑफिसर को कि ये कॉग्निजेबल केस है? तो फर्स्ट शेड्यूल में अगर उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल बताया गया है तो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। या फिर टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी और एक्ट में सपोज करो उसे कॉग्निजेबल केस बना दिया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, तब भी वारंट की जरूरत नहीं है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या? पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इतना सा समझो। तो आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं वहां शेयर कर दूंगा। बने रहिए आप मेरे साथ इसी तरह चैनल पर। मैं आपको इसी तरह से पूरा प्री और मेंस ओरिएंटेड चीजें पढ़ाता रहूंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।